चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ यहाँ तक एक स्टेटमेंट मतलब एक इनिशिएट कर दिया था कि हमें गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकालने में हेल्प होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही दो चार बातें करनी है। तो चलो हम बात करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पे ऐसा रखा हुआ, यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर देते हैं कि मान लेते प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो ये कितना फ्लक्स क्रिएट करेगा उसके सराउंडिंग में, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कि इस चार्ज को हमने किसी स्पीयर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फ्लक्स क्रिएटेड बाय दिस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस स्पीयर इस चार्ज को हमने किसी स्पीयर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, और हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम अंदर की तरफ दिखाते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will originate from positive charge and will move outward radially across। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां पे लिखा टू फाइंड द टोटल फ्लक्स वी कंसीडर एन elemental area ds, elemental area ds on the surface, on the surface। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पीयर है, उसके सेंटर पे हमने चार्ज प्लस क्यू रखा है, और हम ये जानना चाहते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्पीयर, बराबर है, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। इमेजिन हो पा रहा है, दिस प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस एट सेंटर, और ये कंप्लीट एक मान लो हॉलो स्पीयर है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि ये हॉलो स्पीयर से कितनी फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और थ्रू आउट दिस एरिया कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि वी कंसिडर एन एलिमेंटल एरिया डीएस ऑन द सरफेस। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंटल एरिया मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा कोई एक ऐसा एलिमेंटल एरिया हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर हम बाहर की तरफ दिखाएंगे, मान लेते कि ये एरिया वेक्टर है ds। ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा यहाँ पे ई क्यों निकलेगी, क्योंकि हमने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, वो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, तो स्पीयर का कोई एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया, वहां से उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ड्रॉ किया, और हालांकि प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी, तो इस छोटे से एरिया से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। वो कैसे होगी, इस एरिया वेक्टर को पैरेलल निकलेगी। ठीक है, अगर वो एरिया वेक्टर में यहाँ पे निकालता छोटा सा, और एक एरिया वेक्टर अगर हम यहाँ दिखा दे छोटा सा, ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता, यहाँ बाहर की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होता, बाहर की तरफ ई। ये बात हमने समझी, ये कई जगह पे हम और यही एनालॉजी यूज करेंगे। तो बच्चों मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट्स on the surface of a sphere can be given as। मतलब सिंपल भाषा में मुझे एक चीज बताओ, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज
यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे रेडियस मतलब डिस्टेंस r गिवन है, कोई बता सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के क्यू पॉजिटिव बाय चार्ज, आर, के फिर क्यू से बाय ट्राई आर करो। स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, सो आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एट दिस एनी पोजिशन कोई चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से ये सभी डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। ठीक है, ना होल्ड ऑन फॉर दिस डीएस, उसको लेकर आएंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी करके रखी, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है E इंटू ए बराबर है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रेडी की। हमें एरिया देखना है कि एरिया को कैसे हम डील करेंगे, और हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, जो कि हमारा हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज। ठीक, ऑल राइट। अभी हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो रेडी कर लिया, हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को ये कॉन्सेप्ट लगा पाए, तो ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड बिट हम पढ़ते हैं। पहला बिट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, हम क्या करते हैं देखो अभी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ds, जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया हमने कंसिडर किया था ds, वहां से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। और फिर वो एक बार निकल गया कि यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ जाएगा वो निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई, वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी हम फ्लक्स जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहते हैं, ये जो छोटा एरिया हमने यहाँ पे ds कंसिडर किया है, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ए। हम एलिमेंटल एरिया के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, डी फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds बराबर, कैन आई से द फ्लक्स पासिंग थ्रू इज डी फाई, और वो किसके बराबर होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है इनटू ds। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, जो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर है। ds को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके भी पहले। यहाँ पे हमने देखा कि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, बराबर है। तो हम डी फाई के लिए लिखा E इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, राइट। E कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू हम लिखेंगे ये डी एस। ठीक है, अभी हमें ds के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये तो फ्लक्स मिल गया मुझे, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल एरिया ds। मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए इस स्पीयर से कितना निकल रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज प्लेस एट द सेंटर। ठीक है, तो चलते हैं उसको निकालने के लिए। सो हमने लिखा एट एवरी पॉइंट, या पहले हमने ये लिखना चाहिए, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्फीयरिकल सरफेस। ध्यान देना बच्चों, टोटल फ्लक्स फाई निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे डी फाई, विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस, उसका इंटीग्रेशन। छोटा एरिया से हमें फ्लक्स मिल गया जो कि था इतना, हमें टोटल स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया। हमेशा हमें इंटीग्रेट करना नहीं पड़ेगा, यह कॉन्सेप्ट पे बस वो देख लेंगे कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या आंसर देता है, वो जरूरी है। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी इंटीग्रेट मुझे करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए ये के क्यू बाय आर स्क्वायर तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर मुझे इस ds, छोटे छोटे ds को इंटीग्रेट करना है। कितने छोटे छोटे ds हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ds,
बना के क्या बन रहा है, एक स्पीयर बन रहा है। तो हमें टोटल स्पीयर का सरफेस एरिया पता है, स्पीयर इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, तो ऐसे छोटे 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 डीएस जोड़ के पूरा एक स्पीयर बन जाएगा। तो स्पीयर का सरफेस एरिया तो हमें पता है, मतलब इसका आंसर हमें पता है, और वो कितना होगा, कोई बता पाएगा स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई 4 pi r आर square। स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो छोटे 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 डीएस को हम जोड़ते जाएंगे तो वो स्पीयर का सरफेस एरिया बना देगा। और स्पीयर का सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी पता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। मतलब इस इंटीग्रेशन का सीधा सीधा एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो चलो उसको लिख भी लेते हैं। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ स्पीयरिकल सरफेस, बस एक मिनट है। So at every point of spherical surface, the magnitude of electric field remains same। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगी, इसलिए हमने k³ r² को बाहर निकाला, क्योंकि जो पॉइंट हमने लिया है, जो चार्ज पार्टिकल हमने लिया वो सेंटर पे, और उसका डिस्टेंस एवरी एलिमेंटल एरिया से सेम होगा, विच इज एट अ डिस्टेंस r। ठीक, चलो रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो वी हैव टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ये k³/r² इनटू इस ds को क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है बेटा, ds को 4 पाई r²। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज 4 पाई r²। ठीक है, तो यहां से देखा r² चला गया, यहां से क्या हो गया, r² चला जाएगा। और हम क्या करते हैं, इस k को भी सब्स्टिट्यूट कर देते, k को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने k को लिख दिया, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर q है, नीचे ऑलरेडी ये r² है, इनटू ये 4 पाई r²। तो इसको काट दिया हमने, 4 पाई r², 4 पाई r² चला गया। तो हमें बहुत ही जरूरी और यूजफुल एक एक्सप्रेशन मिला, फ्लक्स क्रिएटेड बाय अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू q/एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का सबसे पहला हमें फॉर्मूला मिला, हेडिंग पढ़ लेते हैं, बात समझ में आएगी। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। सो ये प्लस क्यू चार्ज ने कितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो था q/एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर। फिर बात आती कि ये स्पीयर क्यों ड्रॉ किया, फिर ये स्पीयर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ऐसा समझते हैं ना कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितने डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलाएगा, इन ऑल पॉसिबल 3 डायमेंशंस, राइट। अगर वो देखा जाए किसी भी पॉइंट पे तो वो एक स्पीयर ड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर हम एक क्लोज स्पीयर ड्रॉ कर देते हैं तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो निकाल रहा है, कितने एरिया में से। तो हमने इसके लिए ही एक स्पीयर ड्रॉ किया। तो कभी हमें आगे चल के कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज, तो हम उसका सीधा सीधा अभी आंसर क्या देंगे, दैट इज q/एप्सिलॉन नॉट। हमने डिटेल उसका डेरिवेशन यहाँ पे किया। ठीक है, यस। तो एक कमेंट हम नीचे लिखते हैं, हम एक नोट लिखते हैं नीचे, नोट दस टोटल फ्लक्स, द चार्ज q originates is q/एप्सिलॉन नॉट। ये पहला पॉइंट समझ लेते हैं। सिमिलरली, इसको प्लस क्यू कर देना, सिमिलरली माइनस क्यू एब्जॉर्ब्स q/एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू इट। वो यही कह रहे हैं क्या, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है,
बाहर की तरफ है, तो टोटल फ्लक्स बाहर की तरफ जो दिखाएगा, तो हमने इसके लिए वर्ड क्या यूज किया, इट ओरिजिनेट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, उसके तरफ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया, इट एब्जॉर्ब्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू इट। ठीक है, ऑलराइट। ये आगे चीज और क्लियर हो जाएगी जब हम आगे बात को बढ़ाएंगे। ठीक है, एक और तीसरी नोट हमें लिखनी है, एक और तीसरी नोट हमें लिखनी है, वो बहुत ही जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। समझो इस बात को। तीसरा पॉइंट में एक लिख रहा हूं। हमने अभी देखा, हमने एक इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स फाइंड आउट किया था प्लस क्यू, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्पीयर ड्रॉ किया। ठीक है, और मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं स्पीयर को ना ड्रॉ करते हुए कोई ऐसा रैंडम शेप यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करूं, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मैं कुछ ऐसे सरफेस ड्रॉ करता हूं, और मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ जाएगी, ऐसे बाहर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी जो फ्लक्स का आंसर होगा, फ्लक्स का आंसर होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जब हमने स्पियरिकल सरफेस कंसिडर किया था तभी भी फ्लक्स जो था बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज वो था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और जब कोई दूसरे रैंडम शेप का एरिया हम कंसिडर करते तभी भी फ्लक्स का आंसर हमने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है, इसका मतलब है एज अबो रिजल्ट, as above result is independent of the shape of the shape of the surface। ठीक है, कॉमा देके, depends it only depends on the amount of charge enclosed by the surrounding, by the surface लिखना चाहिए, सराउंडिंग में, by the surface। समझो बात को। जो फ्लक्स बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जिसका आंसर आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो सरफेस को डिपेंड नहीं करता कि सरफेस की कौन से शेप का है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। आंसर में देखो क्यू, क्यू लिखा है। दूसरी बात हमने लिखी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर यहाँ पे प्लस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री चार्ज अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस एरिया के अंदर कितने चार्जेस एनक्लोज्ड है या उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, वो पॉइंट है। ये सभी तैयारी जो हमारी चल रही है वो हमारे गॉस लॉ की चल रही है, राइट। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने ये लिखा, और क्लैरिटी देने की हम इसके ऊपर कोशिश करते हैं आगे। तो इतना हमने लिख लिया अबाउट अ पॉइंट चार्ज, फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, चलो ये एक बात हुई। हम आगे एक एग्जांपल हम करते हैं और इसको थोड़ा और समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, उसको कुछ नाम देते हैं, फ्लक्स कैलकुलेशन, फ्लक्स कैलकुलेशन
in the region of varying electric field. Varying electric field. एक ज्योमेट्री गिवन है, इस प्रकार से कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक एक्सिस ड्रॉ की है हमने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रही है, जो कि वेरी कर रही है। इक्वेशन दिया E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, हमें पूछा है, हमें कुछ डायमेंशंस गिवन है इसके, ये साइड है 2a, ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड a, मतलब ये वाली जो फेस है, लेट मी ड्रॉ दिस दैट फेस विद अ डॉटेड लाइन, ये जो येलो वाला फेस है, ये वाला, ठीक है। इसके सभी के डायमेंशन है 2a, ये जो फेस दिख रहा है, इन सभी की लेंथ कितनी है, 2a, दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज 2a। ऑन द राइट हैंड साइड ये वाले फेस की जब हम बात कर रहे हैं, इन सभी के डायमेंशन है a, उसको हम डॉटेड लाइन से कलर कर देते हैं, ये वाले, इन सभी के डायमेंशन है a। हालांकि ये मैंने ड्रॉ करते वक्त ऐसा, ये लाइंस छोटी निकालनी चाहिए थी ये वाली, लेकिन खैर, ये a, ये a, ये a और ये a, दिस सरफेस इज a, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है E नॉट एक्स स्क्वायर इन द एक्स डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स, इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से मान लेते फ्लक्स φ1 फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला फ्लक्स, ये वाला सरफेस है, यहां से फ्लक्स φ2 पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, φ1 और φ2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम φ1 फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू दी फर्स्ट सरफेस, ठीक है। इसको क्या इन और आउट भी बोला जा सकता है क्या, इंस्टेड ऑफ 1 एंड 2, इसको फ्लक्स इन और इसको फ्लक्स आउट कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है, सरफेस के अंदर से जा रही है तो फ्लक्स इज इन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही तो हम कहेंगे फ्लक्स आउट, ठीक है। तो मैं फ्लक्स इन का फॉर्म, फ्लक्स इन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई इंटू ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायमेंशंस गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल दिया नहीं, तो पिछला जो डेरिवेशन किया है उससे इस क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 2a, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, दिस डिस्टेंस इज गिवन 2a, और ये जो डिस्टेंसेस है इनको हम a कर देते हैं, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड a है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ठीक है।
पहले मैंने 2a लिखा था, हटा के a कर दिया। ओरिजिन से क्यूब का डिस्टेंस 2a दूरी पे दिया है, ठीक है। हमें क्यू इन फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर है। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या, ई नॉट, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूं? ये फेस का डिस्टेंस लिखना है मुझे ओरिजिन से, वो कितना है? 2a। तुमने लिखा 2a उसका स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। सो ई नॉट इंटू ये डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट सरफेस, जो कि हम क्यू फाई इन निकाल रहे हैं, इस सरफेस से कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, इनटू एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर, जो कि मैंने पहले 2a लिखा था, बाद में हटा के a कर दिया, तो इसका एरिया कितना होगा इस सरफेस का? ए स्क्वायर, ठीक है। राइट, ओके। तो टोटल आंसर लिख लेते हैं हम, कितना आएगा वो? 2 का स्क्वायर इज 4, 4 ई नॉट ए टू द पावर 4, ठीक है। राइट, फ्लक्स आउट, फ्लक्स आउट निकाल लेते हैं, ई इंटू ए, ई इंटू ए, फ्लक्स आउट हम निकालते हैं, ठीक है। एक चीज तुम लोगों ने गौर की क्या, फ्लक्स इन पे थोड़े थोड़ा मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे करूं और मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूं, क्या इस सरफेस से जो फ्लक्स इन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला सरफेस बेटा, ये वाला सरफेस, यहाँ पे मैंने प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट ए टू द पावर 4 लिखना चाहिए या माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट ए टू द पावर 4 लिखना चाहिए? माइनस। माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे है? बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर यहाँ पे, एंगल कितना है? 180 डिग्री का, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस साइन, विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। और क्लियरिटी आने के लिए हम आगे इसको लिख सकते हैं cos 180 डिग्री, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे एंगल इनके बीच में 180 डिग्री का, ताकि तुम लोग कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। चलो, तो इसको माइनस लिख दिया हमने, माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट ए टू द पावर 4। अभी फ्लक्स आउट की तरफ जाते हैं। फ्लक्स आउट कितना होगा? फ्लक्स आउट विल बी इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई नॉट। कोई मुझे बता सकता है इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूं फॉर दिस गिवन सरफेस? 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना है? ये 2a, 2a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a। सो विल राइट ई नॉट 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग। तो ये सरफेस का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आया? 2a प्लस a, दैट इज 3a, 3a का स्क्वायर, इनटू इस फेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो cos 0 डिग्री लिख देंगे। तो जो फ्लक्स यहां से निकल रहा है वो कितना है? 3 का स्क्वायर 9 ई नॉट ए टू द पावर 4। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। ये सेकेंड बीट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। थर्ड बीट में हम लिखते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेसेस, ठीक। तो फाई नेट लिखो या फाई टोटल लिखो, वो क्या हो जाएगा? फाई इन प्लस फाई आउट। फाई इन कितना मिला हमें? -4 एप्सिलॉन नॉट ए टू द पावर 4, प्लस फाई आउट कितना है? 9 ई नॉट ए टू द पावर 4। तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? -4 प्लस 9 इज +5 ई नॉट ए टू द पावर 4, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट। टोटल लिखना चाहिए था हमें, टोटल। तो टोटल फ्लक्स का आंसर मुझे कितना मिला? यहाँ पे 5 ई नॉट ए टू द पावर 4, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमने यहाँ डील किया। इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा,
और एक चीज यहाँ पे ऐड करनी है हमें, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। एक हम पॉइंट नीचे लिखते हैं, हमें पढ़ना है अभी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पढ़ लेंगे। ऊपर जो पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसे अंडरस्टैंड कर लिया। वेरिंग फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सिचुएशन को कैसे लिखना है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने समझा। और इन सभी को इकट्ठा हम फ्लक्स, इन सभी को इकट्ठा करके हम गॉस लॉ को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटी कॉन्सेप्ट और हमें प्लग इन करनी पड़ेगी, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। हेडिंग लगा पे लगा दे बच्चों, नेक्स्ट पेज ही लेता हूं मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है? जैसे हम किसी सिंगल लाइन का, ये एक लाइन है, इसका एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दिस थीटा, ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल की जब हम बात करते हैं, प्लेन एंगल मतलब 2D ज्योमेट्री के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर, वहां से हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली दो पॉइंट के बीच दो एक ऐसा कर्व सरफेस, तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया इस पॉइंट ओ पे, वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इस एग्जांपल से समझते, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। प्लेन एंगल हम कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं, प्लेन एंगल वर्सेस सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमें पता है, ठीक है, ये एस है, दिस इज एस। ओके, और इसकी जो रेडियस है वो है आर। तो एक रिलेशन हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे एल की जगह पे एस लिख देंगे अभी, क्योंकि हमने लेटर एस कर दिया। ठीक है, एंगल जब मेजर करते हैं हमारे पास दो यूनिट्स है, एक तो है डिग्री और दूसरा है रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल क्यों समझना जरूरी है? सॉलिड एंगल मतलब क्या है? कोई एक ऐसा प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, इस प्लेन ने इस ओ पे कितना एंगल सबटेंड किया, ये जो कंप्लीट एक सरफेस है, यहाँ पे एक लाइन थी, दिस वाज लाइन, दिस इज लाइन, या आर्क जिसे हम कहेंगे, आर्क था। यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीटली एक प्लेन है। प्लेन ने इस ओ पे कितना एंगल सबटेंड किया वो बताने के लिए हम इसके प्रोजेक्शंस निकालते हैं। यहाँ से ये निकालोगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो एक कंप्लीट प्लेन फॉर्म हुआ है। उसको एक सिंगल एंगल अल्फा या बीटा से हम नहीं दिखा सकते। वी हैव टू इवॉल्व अवर कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहेंगे अब सॉलिड एंगल। तो उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, हमारी समझ पड़े। सॉलिड एंगल इज द थ्री डायमेंशनल एंगल enclosed by the lateral surfaces of a cone at its vertices, at its vertex. ठीक है, तो दिस O point is called as vertex. यहाँ पे किसी 3D ज्योमेट्री, कोई भी शेप कोई भी हो सकता है, 3D ज्योमेट्री का शेप कोई भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस 3D ज्योमेट्री कितना यहाँ पे एंगल सबटेंड किया है एट इट्स वर्टेक्स, बिकॉज ऑफ दिस 3D ज्योमेट्री, उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, उसको हम दिखाएंगे सॉलिड एंगल्स। तो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक डायग्राम है, ये, उसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं यहाँ पे। सो अब तक हम यही पढ़ते थे, ठीक है, कि किसी आर्क लेंथ का एंगल कितना सबटेंड किया है ए से बी जब वो ट्रेवल करता है, वो हम थीटा इज इक्वल टू एल बाय से एल बाय आर से दिखाते। जैसे ऐसे मान लो कि हम
किसी आर्क लेंथ की बात करें किसी सर्कल के, तो हम इस थीटा की वैल्यू बताएंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, तो कंप्लीट एक लेंथ की बात करें, कंप्लीट यहां से यहां तक, तो वो कितना एंगल सबटेंड करता है, तो वो भी हमें पता है 2 पाई रेडियन। वैसे ही कोई एक ऐसा स्पीयर है, कोई एक ऐसा बड़ा स्पीयर है, ठीक है, उसके इतने पोर्शन ने इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, वो हम इससे नहीं दिखा सकते अभी, क्योंकि दिस इज बीइंग अ 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल बताने का वे है, उसे हम कहते हैं कि हम सॉलिड एंगल से बताएंगे, जिसका जो सिंबल होता है ओमेगा। ये ओमेगा, इस सिंबल से हम सॉलिड एंगल को इंडिकेट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे थीटा से इंडिकेट करते हैं किसी एंगल को। वैसे ही यहाँ पे अगर ये कंप्लीट सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है, तो हम कहते हैं 2 पाई रेडियन। वैसे ही ये कंप्लीट स्फीयर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, तो उसको हम कहते हैं 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इसका जैसे रेडियंस है, वैसे इसका स्टेरेडियन होता है। यहाँ पे जैसे L/R इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल, वैसे ही सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं A/R²। A being is the surface area of that enclosed body, R being the radius or the distance of that body from the vertices। ठीक है, ये एक हमने बात की, वही हमने यहाँ लिखा था, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसको नीचे ही और पॉलिश्ड वे में मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है, इसका यूज हमें करना है गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के अंदर, राइट। तो कल के लेक्चर में बच्चों, कल के लेक्चर में हम 2-3 डेरिवेशन और करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। क्या कल का एजेंडा होगा, हम यहाँ पे बस एक बार प्लॉट कर लेते हैं। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम ये सभी तैयारी इन इन पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं। जो सॉलिड एंगल में सिखाया अभी, वो क्यों सिखा रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए। उसके पहले जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिखाया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्यों सिखा रहा था, यहां से आगे वाले पॉइंट्स के लिए। तो वो क्या पॉइंट से समझो, उसमें से एक पहला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए सरफेस ऑफ ए डिस्क। ठीक है, कि कोई एक डिस्क का शेप है ऐसा, ये ऐसा शेप है, दिस इज अ डिस्क। ठीक है, पहले तो हमने स्पीयर ड्रॉ किया, फिर बता रहा हूँ सिचुएशन को। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, ये आर रेडियस की डिस्क है, और हमें पूछेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज कितना फ्लक्स, कितना फ्लक्स इस डिस्क के अंदर से पास हो रहा है, कितना फ्लक्स इस डिस्क के अंदर से पास हो रहा है। थोड़ा रिकॉल करो पीछे, जब हमने प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फ्लक्स का आंसर निकाला था, हमने मानकर चला था कि एक सॉलिड स्पीयर है, तो सॉलिड स्पीयर के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, हमने आंसर दिया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने ये भी कहा था कि वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पीयर रहे या कोई रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट रहे, वो उसके ऊपर से डिपेंड नहीं करता, आंसर विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। हमारा पॉइंट यहाँ पे है और इसको किसी ने इनक्लोज्ड नहीं किया है, इस चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे सरफेस ने इनक्लोज्ड नहीं किया है। यहाँ पे ये पूछते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, वो इस डिस्क को पास करेगी, तो यहाँ पे आने वाला फ्लक्स कितना होगा, यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो उसके डेरिवेशन के लिए, अभी ये डिस्क तो 3D ज्योमेट्री है, अगर यहां से देखोगे इस पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स पास होगा वो 3 डायमेंशनली पास होगा इस डिस्क के अंदर से। तो उसके कैलकुलेशन के अंदर हम एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने जाएंगे।
कंसिडर करते हैं कि इतना एंगल वो सबटेंड करेगा जिसको फाई के, ठीक है। ये रेडियस आर, कुछ डिस्टेंस यहाँ से एल गिवन होगा, और हमें फाइनली कुछ फ्लक्स का आंसर मिल जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क which will be equals to q upon 2 epsilon naught 1 minus l upon under root of l square plus r square। इस फाइनल आंसर की हम कल तैयारी करेंगे, और भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स आएंगे, उसकी हम तैयारी करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कल इसी का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।